हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रिएटिंग CRUD एप्लीकेशन यूजिंग ADO.NET इन ASP.NET कोर। मतलब आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन बनाने वाले हैं ADO.NET की मदद से। भाई देखो, हमने इसी प्लेलिस्ट के अंदर CRUD ऐप पहले भी बनाई हुई है, लेकिन हमने वहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ किया था। ठीक है, मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क की हमने दो अप्रोचेस को यूज़ किया था। वो जो हमारे पास कोड फर्स्ट अप्रोच है उसको यूज़ करके भी हमने CRUD ऐप बनाई हुई है, और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करके भी हमने CRUD ऐप बनाई हुई है। लेकिन भाई देखो, एंटिटी फ्रेमवर्क के कॉन्सेप्ट से पहले हमारे पास यूज होता था ADO.NET का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर SQL कनेक्शन, SQL कमांड, SQL डेटा अडेप्टर, ये जितनी भी क्लासेस हैं इनका हम यूज करते थे। तो आज भी ASP.NET कोर के आने के बावजूद आज भी लोग ADO.NET को प्रेफर करते हैं। मतलब अगर उन्हें डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवानी है, डेटाबेस के ऑपरेशन जिस तरह से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रीड वाले डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, तो आज भी बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं वो ADO.NET का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ASP.NET कोर 6 के अंदर आप किस तरह से ADO.NET को यूज़ करके एक कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन बना सकते हो, वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आप एक कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन बनाना सीख लो बाय यूजिंग ADO.NET। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर मैं लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपके सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिंग CRUD एप्लीकेशन यूजिंग ADO.NET इन ASP.NET कोर। तो भाई देखो, मैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ पे सारा काम करूंगा। आप भी उन स्टेप्स को फॉलो करके चलोगे तो ये जो एप्लीकेशन है वो बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अपने पहले स्टेप के ऊपर। ठीक है, जो कि है यहाँ पे देखो, क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल। सबसे पहले हमने क्या करना है, डेटाबेस और टेबल बनाना है। और उसके बाद फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे देखो, हमें स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट करने हैं फॉर ऑल ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड रीड। इसका मतलब है कि ये जो हम पूरी CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे उसके अंदर हम स्टोर्ड प्रोसीजर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। भाई आपको पता है स्टोर्ड प्रोसीजर SQL का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत सारे डेवलपर्स को ये पता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले स्टोर्ड प्रोसीजर्स को सीख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ। क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, डेटाबेस एप्लीकेशंस डेवलपमेंट हो, तो वहाँ पे जो स्टोर प्रोसीजर्स है इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो भाई देखो, ये जो डेटाबेस, टेबल और स्टोर प्रोसीजर बनाने की जो क्यूरीज हैं वो मैंने पहले से लिखी हुई हैं, ताकि हमारा टाइम बच जाए। वो मैं क्यूरीज आपको दिखा देता हूँ, और वो सारी क्यूरीज मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। आपने सिंपल क्या करना है, उनको एग्जीक्यूट करना है और अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो भाई देखो, मैं आ चुका हूँ अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर, और यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ क्यूरीज पहले से लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, CRUD ADO-DB। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो मैसेज आ रहा है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसी डेटाबेस को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से एक्टिव कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाओ टॉप लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा CRUD ADO-DB। आपने इसको सिलेक्ट करना है, और इसी के अंदर अब मैं क्या करूंगा, अपना ये टेबल बनाऊंगा। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा एम्प्लॉयज टेबल, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे एम्प्लॉयज के साथ CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से कॉलम्स हैं। सबसे पहले है आईडी, जो कि इंटीजर है, प्राइमरी की है, और आइडेंटिटी मतलब ऑटो इंक्रीमेंट है। उसके बाद देखो नेम वॉरचार है और नॉट नल है। फिर इसी तरह जेंडर है वॉरचार नॉट नल। फिर एज है इंटीजर। फिर डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन मतलब वो मैनेजर है, अकाउंटेंट है, कौन है। फिर देखो सिटी वॉरचार नॉट नल। ठीक है, तो ये हमारा टेबल है और उसके कॉलम्स हैं। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, देखो टेबल एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन ये टेबल अभी बिल्कुल खाली है। तो इसके अंदर मैं कुछ रोज भी इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो डेटाबेसिस का ये फोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा CRUD ADO-DB। इसको एक्सपेंड करते हैं, इसके अंदर टेबल्स का फोल्डर है। ठीक है, ये देखो एम्प्लॉयज का टेबल हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। एडिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ रोज इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप क्यूरी से भी रोज इंसर्ट कर सकते हो टेबल में, लेकिन मैं यहाँ पे डिजाइनर की हेल्प ले रहा हूँ।
और उसकी मदद से मैं इसके अंदर डेटा इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, उसको आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अपना नाम डाल देता हूँ आदिल। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ मेल। उसके बाद एज में यहाँ पे कर देता हूँ 31। रिसेंटली फरवरी में मैं 31 साल का हो चुका हूँ। और डेजिग्नेशन में यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ मैनेजर। सिटी में यहाँ पे अपनी डाल देता हूँ हैदराबाद। ठीक है, और उसके बाद एक सेकंड रो भी इंसर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कुमार। कुमार भी मेल है। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं 27। डेजिग्नेशन कह देते हैं हम अकाउंटेंट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सिटी में डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल चेन्नई। ठीक है, टैब प्रेस करते हैं तो देखो ये 2 रोज हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी हैं। कंट्रोल एस करके आप इसको सेव भी कर सकते हो अगर करना चाहो। ठीक है, तो टेबल क्रिएट हो गया और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर कुछ रोज भी इंसर्ट कर ली। अब मैंने क्या बताया था, जितने भी हमारे पास CRUD ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रीड, उन सब के लिए मैं अलग अलग स्टोर्ड प्रोसीजर्स बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ नीचे। देखो मैंने यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर की जो क्यूरीज हैं वो पहले से यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारे पास वो है एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए। ठीक है, देखो जिसका मैंने नाम क्या रखा है SP ऐड एम्प्लॉय। इसकी क्यूरी आपने देखी होगी। ठीक है, क्रिएट प्रोसीजर, फिर प्रोसीजर का नाम और फिर यहाँ पे पैरामीटर्स। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो आईडी का मैंने पैरामीटर यहाँ पे नहीं बनाया। ठीक है, बाकी मैंने पैरामीटर बनाया। इसका मतलब जब भी मैं अपना ये वाला स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल करूंगा तो मुझे ये 5 पैरामीटर्स को वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और उसके बाद देखो यही जो हमारे पास 5 क्या है पैरामीटर्स हैं, इनको मैं इंसर्ट कर रहा हूं इन कॉलम्स के ऊपर। और ये कॉलम्स किसके हैं, एम्प्लॉइज टेबल के। ठीक है, सिंपल देखो वही इंसर्ट की क्यूरी यहाँ पे हमने लगाई हुई है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इस स्टोर प्रोसीजर को और यहाँ पे आके हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं तो देखो नीचे मैसेज आ गया, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। फिर नीचे आ जाओ, नेक्स्ट स्टोर प्रोसीजर हमारा अपडेट के लिए आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, देखो SP अपडेट एम्प्लॉय और देखो SP आप लगा सकते हो। ठीक है, ये एक प्रीफिक्स होता है जिससे पता चलता है कि भाई ये क्या है, एक स्टोर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी मैंने पैरामीटर्स बना लिए और यहाँ पे देखो आईडी का पैरामीटर मौजूद है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी आप अपडेट करते हो डेटा या डिलीट करते हो तो आईडी की मदद से करते हो, तो इसलिए यहाँ पे आईडी होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारे पैरामीटर्स मैंने बनाए और अब देखो अपडेट की क्वेरी, अपडेट एम्प्लॉइज, फिर सेट का कीवर्ड, फिर नेम। नेम को वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इस पैरामीटर में से। ठीक है, कौन सा पैरामीटर, जो यहाँ पे मैंने बनाया। इसका मतलब जब भी मैं ये वाला स्टोर्ड प्रोसीजर अपनी ASP.NET कोर एप्लीकेशन के अंदर कॉल करूंगा तो मुझे इन सारे पैरामीटर्स को वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं इसको वैल्यूज प्रोवाइड कर दूंगा तो ये अपने अपने कॉलम्स के अंदर सेट हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये वाली क्वेरी है अपडेट की और फिर देखो वेयर क्लॉज है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अपडेट करना हो या डिलीट करना हो आप किसी स्पेसिफिक आईडी के थ्रू अपडेट या डिलीट करते हो। ठीक है, तो ये वाला जो स्टोर प्रोसीजर है इसको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तो नीचे देखो ये वाला भी कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, उसके बाद यहाँ पे देखो फिर है डिलीट। ठीक है, डिलीट का स्टोर प्रोसीजर देखो सिंपल सा स्टोर प्रोसीजर है, सिर्फ एक पैरामीटर है आईडी और क्यूरी क्या लिखी हुई है देखो, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर आईडी इज इक्वल टू जो इस पैरामीटर से मिलेगी। इसका मतलब जब भी मैं ये वाला स्टोर प्रोसीजर कॉल करूंगा तो मुझे इस स्टोर प्रोसीजर को कोई आईडी पास करनी पड़ेगी एज अ पैरामीटर। भाई देखो ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जिस तरह प्रोग्रामिंग में आप फंक्शंस पढ़ते हो, तो जब भी आप फंक्शंस को कॉल करते हो तो उसको आप कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हो ना, आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हो, तो उसी तरह का हिसाब किताब यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो अब मैं SP डिलीट एम्प्लॉय वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। फिर नीचे आ जाओ और लास्ट है हमारे पास यहाँ पे देखो SP गेट ऑल, मतलब देखो इसके अंदर सिंपल सी क्यूरी लगी हुई है कि मैं एम्प्लॉइज का सारा डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसको ऑर्डर बाय करवा रहा हूँ। आईडी मतलब असेंडिंग ऑर्डर में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सॉर्टिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ASC का कीवर्ड भी लगा सकते हो और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप यहाँ पे DESC का कीवर्ड भी लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से DESC। लेकिन अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए ना तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है। ठीक है, आपने सिंपल इस तरह से क्यूरी लिख के उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो इसका भी स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखो ये आपके पास बन गया। मतलब जो जो स्टोर प्रोसीजर हमें चाहिए थे वो सारे यहाँ पे बन चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो टेबल्स को मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे देखो इसी CRUD ADO DB वाले डेटाबेस के अंदर प्रोग्रामेबिलिटी का फोल्डर नजर आ रहा होगा, इसको एक्सपेंड करो और इसके अंदर देखो स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये देखो ये चारों स्टोर प्रोसीजर आ गए जो अभी मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ये सारी क्यूरी मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप ये सारी जो क्यूरीज हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखो ये सारा हो गया काम, मतलब हमारे जो स्टेप 1 है
जिसके अंदर मैंने क्या बताया कि डेटाबेस टेबल बनाने हैं और हर ऑपरेशन के लिए यहाँ पे आपने क्या करना है, एक अलग से स्टोर प्रोसीजर बनाना है। तो स्टेप 1 अब हो गया हमारे पास। अब चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ, आगे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है, क्रिएट अ स्टैटिक क्लास फॉर कनेक्शन स्ट्रिंग। मतलब अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हम ADO.NET के साथ काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे जो कि एक स्टैटिक क्लास होगी। किसके लिए, कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जब भी डेटाबेस कनेक्टिविटी हमें करानी होती है तो उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी के अंदर हमारा सर्वर का एड्रेस होता है, ठीक है, और डेटाबेस का नाम होता है, और कनेक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं हम वो हम बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो के अंदर अपनी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा, उसी के बाद मैं उसके अंदर एक स्टैटिक क्लास क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने टेम्पलेट कौन सी सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे। यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा ASP.NET Core वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। आपने इसको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं इसका नाम रख देता हूँ CRUD ऐप यूजिंग ADO। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम मैंने क्या रख दिया, CRUD ऐप यूजिंग ADO, मतलब ADO.NET। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और देखो वर्जन कौन सा यूज कर रहा हूँ, .NET 6 यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो अपनी इसी एप्लीकेशन के अंदर एक क्लास ऐड करता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके ऐड पे चलते हैं, और ऐड के बाद यहाँ पे आके मैं देखो क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ नीचे। आप चाहो तो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग की क्लास है ये अलग से एक सेपरेट फोल्डर के अंदर भी बना सकते हो। ठीक है, मतलब आप एक अलग से फोल्डर बना लो, फॉर एग्जांपल यूटिलिटी वगैरह, और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसकी जो क्लास है कनेक्शन स्ट्रिंग की वो आप उसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर ही बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे आके ऐड करते हैं। ठीक है, देखो क्लास हमारे पास बन चुकी है, और मैंने क्या बताया था, ये स्टैटिक क्लास होगी। स्टैटिक क्लास हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट हम उस क्लास को एक्सेस करें और डॉट लगा के उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज मेथड्स वगैरह है हम उनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पब्लिक के बाद यहाँ पे मैं स्टैटिक का कीवर्ड लगाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अब देखो मैं कहता हूँ प्राइवेट, प्राइवेट एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ, प्राइवेट स्टैटिक, और स्टैटिक के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे, मतलब जो उसका वेरिएबल है उसका नाम रख रहा हूँ यहाँ पे DBCS। और आपको पता है कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर हम 3 चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका सर्वर। ठीक है, सर्वर हम कहाँ से पिक करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ये जो हमारा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है इसके अंदर चलते हैं, और यहाँ पे देखो टॉप लेफ्ट साइड पे आपको कनेक्ट नजर आ रहा होगा, कनेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो सर्वर नेम, ये वाला नेम आपने यहाँ से कॉपी करना है, Ctrl+C, और फिर इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर चलते हैं यहाँ पे, और सर्वर इज इक्वल टू के बाद आपने अपने सर्वर का नाम यहाँ पे पेस्ट करना है, और एंड में आपने लगाना है यहाँ पे सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद नेक्स्ट चीज़ आएगी यहाँ पे डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पे क्या रखा था मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो डेटाबेस का नाम आप भले यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ये जो हमने ऊपर लिखा था देख रहे हो, CRUD ADO DB, आपने इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे डेटाबेस इज इक्वल के बाद इसको पेस्ट करना है, और फिर दोबारा सेमीकोलन, और उसके बाद थर्ड चीज़ जो हम यहाँ पे देंगे वो हम यहाँ पे देंगे ट्रस्टेड कनेक्शन। ट्रस्टेड कनेक्शन क्योंकि मैं यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा हूँ, ट्रस्टेड कनेक्शन, और इज इक्वल टू हम यहाँ पे इसको क्या पास कर देंगे, ट्रू। ठीक है, टी हम इसका कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई। अब देखो इसको गेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, वेरिएबल बनाई है, प्राइवेट है। ठीक है, तो इसको गेट करने के लिए यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं इसका नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल CS, इसका हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं। ठीक है, बल्कि यहाँ पे मैं कहता हूँ CS, और इसका मैं नाम रख देता हूँ DBCS। ठीक है, मतलब डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे आके इज इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने इसके ब्रैकेट ओपन करने हैं, और फिर यहाँ पे देखो गेट, और गेट में मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि हमें क्या गेट करना है, ये CS। ठीक है, इस तरह से सिंपल। मतलब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक प्राइवेट यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग पास की, और अब इसी को मैं गेट कर रहा हूँ कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू, यहाँ पे देखो DBCS प्रॉपर्टी के थ्रू मैं सिर्फ इसको क्या कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ गेट यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर लगाया है, मतलब मैं इसको सिर्फ क्या कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, इसके अंदर सेट नहीं कर सकता। क्योंकि देखो जब भी आप प्रॉपर्टी बनाते हो, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे PROP लिख के टैप टैप करता हूँ, तो हमारी प्रॉपर्टी के अंदर इस तरह से गेट भी होता है, सेट भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके अंदर क्या बनाया हुआ है,
सिर्फ गेट बनाया हुआ, इसका मतलब मैं सिर्फ अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को इस प्रॉपर्टी की मदद से क्या कर सकता हूं, गेट कर सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। ठीक है, देखो सेकंड स्टेप हो गया, स्टैटिक क्लास बनाई किसके लिए, कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए। अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो थर्ड स्टेप, इसके अंदर क्या कह रहा है, क्रिएट अ मॉडल क्लास फॉर एम्प्लॉय एंटिटी एंड ऐड प्रॉपर्टीज एज सेम एज योर डेटाबेस टेबल। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, मॉडल क्लास बनानी है, क्योंकि भाई आपको पता है जब भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना होता है तो एक एमवीसी एप्लीकेशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, मॉडल यूज करते हैं। तो वो जो मैं मॉडल बनाऊंगा किसके लिए बनाऊंगा, एम्प्लॉय एंटिटी के लिए, मतलब एम्प्लॉय के लिए। और फिर उसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज ऐड करूंगा, और देखो प्रॉपर्टीज वही होंगी जो हमारे डेटाबेस टेबल के अंदर कॉलम्स थे। ठीक है, जो कॉलम्स होंगे उसी से रिलेटेड मैं अपनी मॉडल क्लास के अंदर क्या बनाऊंगा, प्रॉपर्टीज बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो मॉडल्स के फोल्डर के अंदर चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर पहले से एक मॉडल है, मैं मॉडल्स के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे जाते हैं और यहाँ पे आके मैं क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, और इस क्लास का नाम मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयज यहाँ पे कर देते हैं, एम्प्लॉयज क्लास ऐड करते हैं इसको। ठीक है, देखो ये क्लास आ गई हमारे पास। अब इसके अंदर मुझे प्रॉपर्टीज बनानी है, PROP लिख के टैप टैप करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो कौन सा है, वो ID के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं पहला इसको जो प्रॉपर्टी है वो मैं कह देता हूँ ID। ठीक है, उसके बाद दोबारा नीचे आते हैं, PROP टैप टैप। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है हमारे पास नेम, नेम स्ट्रिंग है। ठीक है, वॉरचार, वॉरचार आपके पास स्ट्रिंग होता है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर देता हूँ। फिर इसी को मैं कॉपी करता हूँ। स्ट्रिंग के बाद थर्ड कॉलम है हमारा जेंडर, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ जेंडर। और जेंडर के बाद है हमारे पास एज। ठीक है, एज यहाँ पे कर देते हैं, और एज हमारे पास है इंटीजर, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग हटा के क्या पास कर देता हूँ, इंटीजर। ठीक है, स्ट्रिंग हटा के इंटीजर। और फिर उसके बाद यहाँ पे था हमारा डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है सिटी, तो यहाँ पे मैं नेम की जगह पास कर देता हूँ सिटी। ठीक हो गया। और भाई देखो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज भी हैं। रिक्वायर्ड मतलब कि जिनको हमें वैल्यूज लाजमी पास करनी है। क्योंकि अगर मैं आपको अपना टेबल दिखाऊं जो मैंने यहाँ पे बनाया, देख रहे हो, इसके अंदर नेम, यहाँ पे देखो नेम, जेंडर, एज, डेजिग्नेशन और सिटी, ये क्या है, नॉट नल है, मतलब इनको हम नल नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन सब के ऊपर क्या लगाऊंगा, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आपने पढ़ा होगा, हमने डेटा एनोटेशंस के अंदर ये टॉपिक कवर किया है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और इसी रिक्वायर्ड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अच्छा देखो एरर आ रहा है, क्योंकि इसके लिए हमें एक नेम स्पेस ऐड करना है। यहाँ पे आ जाओ नीचे, बल्ब का आइकन, इसके ऊपर क्लिक करो। देखो ये वाला नेम स्पेस आपको लाजमी ऐड करना है। ठीक है, कौन सा, सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये ऊपर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर ये रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, जेंडर के ऊपर भी लगाता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लगाते हैं एज के ऊपर भी, एज के ऊपर भी लगा दिया, और फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन के ऊपर भी लगा देते हैं, और फिर यहाँ पे हम सिटी के ऊपर भी लगा देते हैं। जिन फील्ड्स को आपने रिक्वायर्ड नहीं रखना, ठीक है, आप उनके ऊपर से ये रिक्वायर्ड भी हटा दो, और डेटाबेस के अंदर ये जो कॉलम है उसके ऊपर से आप नॉट नल भी हटा दो। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो। सही है, तो ये देखो अब हमने ये क्लास भी बना ली, मॉडल क्लास, किससे रिलेटेड, हमारे एम्प्लॉय से रिलेटेड। और जो जो प्रॉपर्टीज थी जो हमारे डेटाबेस टेबल के साथ मैच करती हैं, ठीक है, वो सारी मैंने यहाँ पे बना ली। इसका मतलब हमारा स्टेप नंबर 3 भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये वाला स्टेप नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आ जाओ, अब चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो अब देखो 4 स्टेप में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, क्रिएट अ क्लास एज डेटा एक्सेस लेयर इन विच वी विल राइट द कोड ऑफ ADO.NET। मतलब अब स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, और उस क्लास को मैं क्या कह रहा हूं, डेटा एक्सेस लेयर। डेटा एक्सेस लेयर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अपने डेटाबेस से जो भी डेटा मैं एक्सेस करूंगा, मतलब जो भी मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, उनका सारा कोड मैं यहाँ पे अपनी इस डेटा एक्सेस लेयर वाली क्लास के अंदर रखूंगा। इसका मतलब जितना भी ADO.NET का कोड मैं लिखूंगा ना, जिसमें मैं SQL कनेक्शन की क्लास यूज करूंगा, आपके पास SQL कमांड यूज करूंगा, एग्जीक्यूट रीडर वगैरह यूज करूंगा, वो सारी चीजें मैं अपनी इसी क्लास में, जिसको मैं डेटा एक्सेस लेयर कह रहा हूं, इसके अंदर मैं वो ADO.NET का सारा कोड लिखूंगा। ठीक है, तो अब ये वाली क्लास बनाते हैं और इसके अंदर अपने ADO.NET का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने ये कनेक्शन स्ट्रिंग की क्लास बनाई थी, उसी तरह से मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐड पे चलते हैं, और यहाँ पे जाके मैं क्लास ले लेता हूँ। और यहाँ पे देखो मैं इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है, एम्प्लॉय डेटा एक्सेस लेयर, आप चाहो तो शॉर्ट में डेल भी लिख सकते हो, DAL। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखो
ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको क्लास नजर आ रही होगी राइट साइड पे। पहले कनेक्शन स्ट्रिंग है, उसके नीचे एम्प्लॉय डेटा एक्सेस लेयर वाली क्लास है। आप चाहो तो ये जो डेटा एक्सेस लेयर वाली क्लास है ना, इसको एक अलग से फोल्डर में भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक फोल्डर बनाओ अपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर डेटा के नाम से, और उसके अंदर इस क्लास को रख लो। मैं यहाँ पे बार बार इसको रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस डेटा एक्सेस लेयर वाली क्लास के अंदर मुझे सबसे पहले अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करना है। और कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने कहाँ बनाई थी, यहाँ पे देखो, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग वाली क्लास है, ठीक है, इसके अंदर मैंने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को बनाया था और इसके थ्रू मैंने यहाँ पे इसको गेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे अब मैं कहता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं इसको कहता हूँ CS, इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ। और यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ ये जो हमारी क्लास है जिसका नाम क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखो कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग ये वाली क्लास है। ये देखो ये आपको दिखा रहा है कि कहाँ बनी हुई है, ये जो हमारी एप्लीकेशन है CRUD ऐप यूजिंग ADO, इसके अंदर ये वाली क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास को, ये कौन सी क्लास है, स्टैटिक क्लास है, तो इसके आगे आप डॉट लगाओ। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है देख रहे हो कौन सी, DBCS, जो कि हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग को हमें गेट करके दे रहा है, वो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सेस की। और इसकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो मैंने कहाँ पे डाल दिया, अपने CS वेरिएबल के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब मैं इसी को आगे जाके यूज करूंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं इसके अंदर एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है। और ये जो मेथड होगा इसके थ्रू मैं क्या करूंगा, मेरे टेबल के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं मैं उन्हें गेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी जो रिटर्न टाइप है वो मैं रखता हूँ यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। जो एम्प्लॉयज मॉडल क्लास मैंने बनाई थी ना, ठीक है, वो मैं यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर दे रहा हूँ। और देखो जैसे मैंने एम्प्लॉयज को यहाँ पे ऐड किया, तो देखो एम्प्लॉयज की क्लास कौन से फोल्डर के अंदर थी, मॉडल्स के फोल्डर में, तो उसका नेम स्पेस भी यहाँ पे ऊपर क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। और देखो इसका मैं यहाँ पे नाम क्या रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ गेट ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है। गेट ऑल एम्प्लॉयज में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने इस मेथड का नाम रख दिया। और अब टैप करके इसकी हम बॉडी बना लेते हैं इस तरह से, देख रहे हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज बनाता हूँ, ठीक है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ EMP लिस्ट, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। देखो ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया, इसको अभी मैं यूज करूंगा, बताता हूँ अभी मैं आपको। उसके बाद अब यहाँ पे देखो मैं एक यूजिंग ब्लॉक यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ, यूजिंग ब्लॉक। और इसकी मदद से मैं क्या करूंगा, वो जो SQL कनेक्शन की क्लास होती है ना ADO.NET की, जो हमारी एप्लीकेशन को हमारे डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन को मेंटेन रखने का काम है, वो SQL कनेक्शन वाली क्लास करती है। यहाँ पे देखो इस तरह से मैं इसको कहता हूँ, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसके अंदर SQL कनेक्शन। लेकिन देखो अभी इसके नीचे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि SQL कनेक्शन जिस नेम स्पेस के अंदर है वो मैंने अभी टॉप पे ऐड नहीं किया। तो ऐड करने का आसान तरीका, देखो यहाँ पे अपना माउस लेकर आओ, देखो बल्ब का आइकन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करो। और यहाँ पे देखो ये वाला पैकेज है system.data.sql client। लेकिन देखो इसका जो पैकेज है वो अभी हमें इंस्टॉल करना है, उसके बाद हमें ये वाला नेम स्पेस मिलेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट यहाँ पे आप फाइंड एंड इंस्टॉल वर्जन पे भी क्लिक कर सकते हो, वरना अगर आप दूसरे तरीके से इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो आप क्या करो, देखो डिपेंडेंसीज आपको नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आके मैनेज न्यू गेट पैकेजेस में चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ब्राउज पे जाओ और यहाँ पे आके आप लिख दो system.data.sql client। स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है। system.data.sql client, ये देखो ये आ गया आपके पास system.data.sql client। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आसान तरीका आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो SQL कनेक्शन के ऊपर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके ऊपर माउस लेके नीचे देखो बल्ब का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करो, इंस्टॉल पैकेज के ऊपर जाओ और यहाँ पे देखो फाइंड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन। आपने इसके ऊपर सिंपल क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये देखो ये इसको फाइंड करेगा और जो भी इसकी इंस्टॉलेशन है वो ऑटोमेटिक आपको करके दे देगा। और जैसे ही इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी ये ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो इसको ऐड कर देगा, देख रहे हो, टॉप पे इसका नेम स्पेस ऐड कर दिया और ये देखो इसका कलर भी चेंज हो गया। और अब हम इसका कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस तरह से। ऑब्जेक्ट का मैं नाम रखता हूँ कॉन, और फिर यहाँ पे आके SQL कनेक्शन का ये कंस्ट्रक्टर हम इस तरह से पास कर देते हैं, ठीक है। तो भाई देखो यूजिंग के अंदर मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको पता है ना हमें कनेक्शन ओपन भी करना पड़ता है और कनेक्शन क्लोज भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यूजिंग के अंदर SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना इस तरह से, तो आपको जो आपका SQL कनेक्शन है उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ओपन तो करना पड़ेगा लेकिन क्लोज ये ऑटोमेटिक आपको यूजिंग खुद से करके दे देगा, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम SQL कमांड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। SQL कमांड हम क्यों यूज करते हैं कि भाई जब भी हमें अपनी क्यूरीज या स्टोर प्रोसीजर्स वगैरह को एग्जीक्यूट कराना है तो हम यहाँ पे SQL कमांड यूज करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो एसक्यूएल कमांड और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ cmd और उसके बाद इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से एसक्यूएल कमांड, सही है। और अब यहाँ पे देखो ये जो मैं एक सारा काम कर रहा हूँ ना, गेट ऑल एम्प्लॉइज, इसका मतलब मैं यहाँ पे जो हमारे डेटाबेस का सारा डेटा है उसको गेट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आपको पता है ना हमने क्या बनाया था, एक स्टोर प्रोसीजर बनाया था। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, मैं स्टोर प्रोसीजर आपको दिखा देता हूँ। देखो ये तो एसपी एड एम्प्लॉय था, ठीक है, नीचे आ जाओ, हमें चाहिए गेट ऑल एम्प्लॉय वाला, ठीक है, ये वाला देख रहे हो जिसका हमने नाम क्या रखा था, एसपी गेट ऑल एम्प्लॉय, जिसके अंदर ये सारा डेटा हमें इस तरह से रिट्रीव करके दे रहा था। तो यहाँ पे चलते हैं, ये वाला ये जो स्टोर प्रोसीजर उसका नाम मैं यहाँ पे पास करता हूँ, ठीक है, और इसके साथ जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर मैं अपना ये कनेक्शन पास कर देता हूँ, ठीक है। मतलब कनेक्शन का ऑब्जेक्ट ये जरूरी होता है क्योंकि इसी कनेक्शन के ऊपर हम यहाँ पे अपने इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे बताना है कि भाई ये जो मैंने लिखा है ये बेसिकली क्या है, ये स्टोर प्रोसीजर है ना, तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह से, देखो मैं कहता हूँ जो cmd है इसकी यहाँ पे देखो जो टाइप है, ठीक है, कमांड टाइप, ये क्या है, यहाँ पे देखो कमांड टाइप, यहाँ पे आपने इसको यूज करना है, आपने बताना है हमारे पास क्या है, एक स्टोर प्रोसीजर है, ठीक है, सही है। मतलब ये बताना जरूरी है वरना ये इसको एक नॉर्मल क्यूरी समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो कमांड टाइप वाली क्लास है ये इस नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, कौन सी, सिस्टम डॉट डेटा। तो देखो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और इसको ना हम इस तरह से ऐड करते हैं। देखो कमांड टाइप के नीचे बल्ब का आइकन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो और देखो यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो जैसे क्लिक करोगे देखो ये टॉप पे इस तरह से ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम कर लिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद अब हम अपना ये कनेक्शन यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है। मतलब जब भी आपको क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी है ना तो आपको यहाँ पे अपना कनेक्शन ओपन करना है, ठीक है, क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं एक क्लास यूज करूंगा यहाँ पे एसक्यूएल डेटा रीडर, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगा, इसका मैं नाम रख देता हूँ रीडर। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो कमांड है cmd, इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ एग्जीक्यूट रीडर। एग्जीक्यूट रीडर का मेथड यूज करके ये जो हमारी cmd है कमांड है, इस कमांड के अंदर क्या है, इस कमांड के अंदर हमारे पास ये वाला स्टोर प्रोसीजर है जो कि यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो रीडर के पास चला जाएगा। इसका मतलब जब हमारी ये कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी राइट साइड पे, तो हमारे एम्प्लॉयज टेबल के अंदर जितना भी डेटा है ना वो सारा कहाँ चला जाएगा, रीडर के पास चला जाएगा, ठीक है। और अब मैं इस रीडर के ऊपर लूप चलाऊंगा, ठीक है, वाइल लूप में यहाँ पे लगाता हूँ इस रीडर के ऊपर, ठीक है, रीडर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से मैं कहता हूँ रीडर डॉट, इसका एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं रीड, ठीक है। मतलब ये रीड मेथड तब तक चलता रहेगा जब तक रीडर के अंदर डेटा मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर अब मैं एम्प्लॉयज का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, इस तरह से इसका नाम मैं रखता हूँ emp, ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया सिंगल ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे देखो कि ये जो emp के आईडी है, ठीक है, वो आईडी कहाँ से गेट होगी। देखो मैं कह रहा हूँ ये जो रीडर है ना जिसके अंदर हमारा सारा डेटा है, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर आप फाइंड करो कि वो जो आईडी कॉलम, मतलब आईडी का जो डेटा है, ठीक है, उसको आपने पास करना है कहाँ पे, emp.id के अंदर, मतलब इस प्रॉपर्टी के अंदर सेट करवाना है। लेकिन भाई देखो ये इंटीजर है ना, तो यहाँ पे हमें इसकी कन्वर्जन करनी पड़ेगी। किस तरह से, देखो कन्वर्ट डॉट 2 and 32, इस तरह से इसकी हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से मैं इसको पास कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो emp.name, ठीक है, नेम के अंदर मैं कैसे गेट करूंगा, यहाँ पे देखो रीडर और उसके बाद यहाँ पे जो डेटाबेस के टेबल से डेटा आ रहा है उसके अंदर कॉलम का नाम क्या है, नेम, वो मैंने यहाँ पे इस तरह से पास कर दिया, एन हम स्मॉल कर देते हैं और फिर यहाँ पे इसको 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि नेम वाला कॉलम varchar है, तो 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे इस तरह से पास कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब emp नेम के अंदर मैं यहाँ पे इस तरह सेट कर रहा हूँ। लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस करो, देखो इसके नीचे आ रही है वार्निंग क्यों आ रही है, यहाँ पे देखो मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो देखो क्या कह रहा है, सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, पॉसिबल नल रेफरेंस असाइनमेंट। इसका मतलब वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे नल रेफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे नल कोलेस ऑपरेटर यूज करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एम्प्टी पास कर देता हूँ। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ से इसको वैल्यू मिल जाएगी तो वो वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे, ठीक है, ये जो मैंने पोर्शन हाईलाइट किया है, अगर इसके अंदर नल होगा तो इसके बजाय ये जो राइट साइड पे वैल्यू है ना एम्प्टी, वो हमारी इस प्रॉपर्टी के अंदर जाके सेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ लो एक तरह से मैं यहाँ पे नल चेक कर रहा हूँ, ठीक है, सही है। फिर इसी पूरी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, नीचे आके पेस्ट करते हैं, नेम के बाद यहाँ पे है जेंडर, ठीक है, यहाँ पे जेंडर पास करते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास जेंडर, ठीक है। और उसके बाद आपके पास है यहाँ पे देखो एज है, एज के लिए मैं यहाँ पे ये जो आईडी वाली लाइन है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जेंडर के बाद एज है, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ एज भले आप यहाँ पे स्मॉल में डाल दो, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ
emp.age, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो जेंडर वाली लाइन है इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। एज के नीचे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास डेजिग्नेशन, ठीक है। डेजिग्नेशन को यहाँ पे मैं इस तरह से पास कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जेंडर की जगह मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, डेजिग्नेशन, ठीक है। और लास्ट हमारा रह गया सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं पास कर देता हूँ सिटी, सिटी पास कर दिया। और यहाँ पे इसको मैंने कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर सेट करवाना है, सिटी के अंदर, ठीक हो गया। मतलब देखो ये लूप हमारे पास चलता जाएगा, मतलब अभी हमारे पास टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड्स है ना, तो समझ लो ये लूप 2 दफा चलेगा और हमारे इस ईएमपी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा सेट कर देगा। और वो डेटा कहां से लेगा, रीडर से लेगा, ठीक है। और डेटा रीडर से लेने के बाद अब मैंने यहाँ पे देखो ये जो टॉप पे मैंने ईएमपी लिस्ट बनाई थी ना, ठीक है। देखो इसका नाम क्या रखा था मैंने, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज बनाई थी, इसके ऑब्जेक्ट का नाम था ईएमपी लिस्ट। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पास करता हूँ और यहाँ पे आके मैं डॉट कर देता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ ये वाला ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, ईएमपी वाला। इसका मतलब देखो फर्स्ट टाइम हमारे पास ये लूप चलेगा ना, तो जो भी फर्स्ट एम्प्लॉय होगा वो हमारी इस ईएमपी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड एम्प्लॉय के लिए लूप चलेगा और ये वाला जो सेकंड वाला एम्प्लॉय है वो हमारी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये जो ईएमपी लिस्ट है इसके अंदर 2 एम्प्लॉयज ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमारे टेबल में सिर्फ 2 एम्प्लॉयज हैं। तो अब इस ईएमपी लिस्ट को, ये जो मैंने ऊपर बनाया है ना ईएमपी लिस्ट, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रिटर्न करवाऊंगा। रिटर्न कहाँ पे करवाऊंगा, यहाँ पे देखो मैं यूजिंग से बाहर आता हूँ, ठीक है। यूजिंग वाला जो ब्रैकेट यहाँ पे देखो क्लोज हो रहा है ना, इसके बाहर आके यहाँ पे मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। ईएमपी लिस्ट यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। इसका मतलब यहाँ पे देखो जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा ना, कौन सा मेथड, गेट ऑल एम्प्लॉइज, ये हमें क्या करके देगा, हमारा ये जो डेटाबेस है ना जिसके अंदर हमने टेबल बनाया एम्प्लॉइज, उसके ऊपर ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करेगा और ये वाला स्टोर प्रोसीजर सारा डेटा हमें उस टेबल से फैच करके कहां पे डाल देगा, इस ईएमपी लिस्ट के अंदर डाल देगा, ठीक है। किस तरह से, देखो लूप चलेगा, इस तरह से रीडर से वो डेटा गेट करेगा, इस ऑब्जेक्ट में डालेगा, ये ऑब्जेक्ट हमने 1 बाय 1 ईएमपी लिस्ट में डाल दिया और यहाँ पे आके मैं अपनी ईएमपी लिस्ट को क्या करवा लूंगा, रिटर्न करवा लूंगा, ठीक है। तो ये काम अभी मैंने किया है सिर्फ रीड ऑपरेशन वाला, मतलब डेटाबेस से डेटा जो हम रीड करते हैं ना टेबल में से, वो वाला मैंने काम किया है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। देखो स्टेप 4 के अंदर हमने क्लास बनाई, उसके अंदर डेटा एक्सेस लेयर वाला काम किया, मतलब ADO.NET का सारा काम किया। अब देखो स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो क्रिएट अ कंट्रोलर एंड एक्शन मेथड्स टू कम्युनिकेट विद डेटा एक्सेस लेयर। मतलब अब हमें क्या करना है, एक कंट्रोलर बनाना है, उसके अंदर एक्शन मेथड्स बनाएंगे और वो जो एक्शन मेथड है वो हमारी डेटा एक्सेस लेयर से क्या करेगा, डेटा गेट करेगा। क्योंकि वो जो हमने डेटा एक्सेस लेयर के अंदर किसका काम किया है, ADO.NET का, क्योंकि उसी के थ्रू हम डेटा गेट करेंगे अपनी डेटा एक्सेस लेयर से और जो भी हमारे एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने कंट्रोलर पे, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं अपने कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर। यहाँ पे देखो आपके पास होम कंट्रोलर पहले से बना हुआ है, इसी को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखो ये जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है और एक प्राइवेट रीड ओनली वेरिएबल है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे अपना वो जो डेटा एक्सेस लेयर वाली क्लास थी ना उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट करता हूँ, ठीक है। तो किस तरह से, यहाँ पे देखो प्राइवेट रीड ओनली मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर हमारी जो क्लास थी उसका नाम क्या था, एम्प्लॉइज डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्ट का मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ, मतलब रेफरेंस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ DAL, ठीक है। और अब इसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर के लिए आप यहाँ पे CTOR लिख के टैप टैप करो, कंस्ट्रक्टर आ गया। और इसके अंदर मैं अपना ये जो डेल है इसको मैं ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखो, ठीक है, इस तरह से मैंने इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया, ठीक है। मतलब देखो इसका रेफरेंस वेरिएबल मैंने प्राइवेट रीड ओनली रख दिया क्योंकि मुझे सिर्फ इसका डेटा गेट करना है, ठीक है। और इसका जो कंट्रोलर है होम कंट्रोलर का, उसकी मदद से मैंने क्या किया, इसका जो ऑब्जेक्ट था वो मैंने यहाँ पे इस तरह से बना लिया। भाई देखो आपको पता है ना, जब भी आप अपने कंट्रोलर को रन करोगे तो आपका कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। मतलब कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, हमारा डेटा एक्सेस लेयर का क्या बना रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है। ये एक सिक्योरिटी के लिए एक टेक्निक होती है, उसको मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपको पता है ना, जब भी आप अपने कंट्रोलर को रन करते हो तो होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड चलता है। तो इसके अंदर अब हमें क्या करना है, ये वाला जो हमने मेथड बनाया था ना, कौन सा, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, गेट ऑल एम्प्लॉइज, इसको हमें यहाँ पे एक्सेस करना है। किस तरह से एक्सेस करना है, यहाँ पे आ जाओ, देखो इंडेक्स के अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ ये जो हमारा डेल है, ठीक है। डेल क्या है, यहाँ पे देखो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था अपने एम्प्लॉय डेटा एक्सेस लेयर का, तो डेल डॉट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ मैंने अपने मेथड का क्या नाम रखा था, गेट ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है।
मतलब ये मेथड हमें क्या करके देगा, हमारे टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको हमें गेट करके देगा। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ बनाता हूँ, ठीक है, उसी तरह जिस तरह से हमने वहाँ पे बनाई थी, ठीक है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ EMPs, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, वो जो डेटा एक्सेस लेयर के अंदर मेथड बनाया था जो हमें टेबल में सारा डेटा रिकॉर्ड फेच करके दे रहा है, ठीक है, उसको मैं कहाँ गेट कर रहा हूँ, अपने इस EMPs के अंदर, ठीक है, जो कि क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। और अब यही जो EMPs है, ठीक है, इसको मैं अपने व्यू को पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो मुझे इसका व्यू बनाना है, इस एक्शन मेथड का व्यू कैसे बनाते हैं, जिस तरह से हमने दूसरी CRUD एप्लीकेशन में देखा था कि लिस्ट टेम्पलेट को यूज करके, जिसके अंदर टेबुलर फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले होता है, ठीक है, मतलब यहां से जो मैं डेटा गेट करूंगा ना, वो मुझे टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है अपने इंडेक्स के व्यू में। तो आपने क्या करना है, देखो इंडेक्स के ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड व्यू के ऊपर जाना है, फिर देखो रेजर व्यू को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐड रेजर व्यू की एक विंडो आ गई है, व्यू का नाम यही रहने देते हैं इंडेक्स, और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आके आपने लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि हम लिस्ट टेम्पलेट को यूज कर रहे हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉयज, ठीक है, ये जो हमारी मॉडल क्लास है उसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज और, देखो ऐड के ऊपर क्लिक करने से पहले, भाई देखो ये हम इंडेक्स का व्यू बना रहे हैं ना, लेकिन जब हमने अपनी एप्लीकेशन बनाई थी तो उसके अंदर पहले से एक इंडेक्स का व्यू मौजूद होता है, तो हमें उसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं, हम चलते हैं अपने व्यूज के फोल्डर में, होम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो इंडेक्स आपको पहले से नजर आ रहा है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से आके हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, ओके पे क्लिक करते हैं, तो देखो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब दोबारा मैं अपना इंडेक्स का व्यू यहाँ पे ऐड करता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू पे जाते हैं, रेजर व्यू ले लेते हैं, ऐड रेजर व्यू की विंडो आ गई, टेम्पलेट यहाँ से हमने सेलेक्ट करनी है, सबसे लास्ट वाली लिस्ट, और उसके बाद मॉडल क्लास कौन सी है, एम्प्लॉयज, इसको सिलेक्ट करना है, और अब ऐड पे क्लिक करते हैं ताकि इंडेक्स का जो व्यू है वो जनरेट हो जाए, ठीक है। ऐड पे क्लिक करते हैं, अब ये जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो हमारा ये व्यू क्रिएट हो चुका है, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक इसने क्रिएट करके दिया, हमने कोई भी इसके अंदर कोडिंग नहीं की, ठीक है। तो अब मैं यहाँ तक अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और इसका रिजल्ट देखते हैं कि यहाँ तक एप्लीकेशन सही काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक एक्सेप्शन आ चुकी है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक एक मिस्टेक हमने कर दी है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आ रही है, यहाँ पे देखो मैं व्यू डिटेल्स पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो एरर आपको नजर आ रहा होगा, देखो क्या कह रहा है, द कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। भाई देखो मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पे देखो मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। भाई देखो जब भी आप अपना एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हो, देखो यूजिंग के अंदर मैंने एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन यहाँ पे देखो इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ये CS वाला वेरिएबल पास नहीं किया, ठीक है, मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग ही पास नहीं की, तो वो कौन से कनेक्शन को मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप यूजिंग के अंदर ये एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो एसक्यूएल कनेक्शन के कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको ये CS का ये जो हमने प्रॉपर्टी वेरिएबल बनाई थी ये लाजमी पास करना है, क्योंकि इसी के थ्रू हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग गेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और दोबारा इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और बिल्कुल सक्सेसफुल हमारा जो डेटा है वो गेट हो रहा है, ठीक है। हमने अपने टेबल के अंदर यही 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवाए थे ना, आदिल वाला और कुमार वाला, तो देखो बिल्कुल सही तरह से हमारा ये जो रीड फंक्शनैलिटी है वो हमने सक्सेसफुली क्या कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया है ADO.NET की मदद से, ठीक है। डेटा फैच कर लिया, अब बाकी के कौन कौन से काम रह गए, इंसर्ट का, अपडेट का और डिटेल का, ठीक है। और इसके अंदर ये जो बाकी डिटेल्स वगैरह का काम है, ठीक है, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, मतलब एक कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो आपको क्रिएट न्यू का एक लिंक नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्रिएट का मतलब इंसर्ट का एक फॉर्म आ जाएगा, और उसके अंदर जब भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस व्यू के अंदर, और यहाँ पे जो भी डेटा हमने इंसर्ट किया होगा वो हमें इस लिस्ट के अंदर मतलब टेबुलर फॉर्मेट के अंदर नजर आएगा, ठीक है। तो क्रिएट का काम करने से पहले मतलब इंसर्ट का काम करने से पहले यहाँ पे देखो आपको ये 3 लिंक्स नजर आ रहे होंगे, एडिट हो गया, डिटेल्स हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। भाई देखो एडिट मतलब अपडेट करना, डिटेल्स में हम अगर इसी रो का कोई स्पेसिफिक रो का डेटा देखना चाहते हैं, ठीक है, डिटेल्स देखना चाहते हैं तो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, और डिलीट, डिलीट के ऊपर क्या होगा कि हमारे पास जैसे हम डिलीट के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डिलीट का एक कंफर्म पेज आएगा, वहां पे जब हम कंफर्म करेंगे, डिलीट करेंगे तो हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो एडिट, डिटेल्स और डिलीट है ना, ये तीनों आईडीज के साथ काम करते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे देखो ये आदिल का रिकॉर्ड है,
इसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूं, तो जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगा ना, तो आदिल की आईडी कहां पे पास हो जाएगी, उस अपडेट वाले एडिट वाले टेम्पलेट में वो आईडी पास होगी, और फिर उसी आईडी पे हम डेटा क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। सेम इसी तरह डिटेल्स के साथ भी है कि डिटेल्स भी हम सबसे पहले उसी रो की आईडी गेट करेंगे, उसको डिटेल्स पेज पे लेके जाएंगे, फिर वहां पे उसका डेटा शो होगा। सेम इसी तरह डिलीट का होता है कि जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करते हो तो वो उसकी आईडी लेके जाता है उस डिलीट के टेम्पलेट में, और वहां पे सिर्फ उसी आईडी का डेटा क्या करता है, डिलीट करता है। तो इन लिंक्स के अंदर ना हमें आईडी सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। हम चलते हैं अपने इंडेक्स के व्यू में, ठीक है। सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये 3 लिंक्स हैं, ठीक है, एडिट, डिटेल्स और डिलीट। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आईडी वाला पोर्शन क्या हुआ हुआ है, कमेंट आउट हुआ हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या पास करना है, आईडी पास करना है। तो सबसे पहले कंट्रोल के कंट्रोल यू प्रेस करके मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, और आईडी के अंदर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ वो जो हमारा मॉडल क्लास के अंदर ये जो आईडी वाला है ना सेक्शन, ये मैं यहाँ पे इस तरह से पास कर दूंगा। मतलब आईडी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने इस तरह से पास कर दी। अब सेम इसी तरह यहाँ पे पहले इसको अनकमेंट करेंगे, कंट्रोल के कंट्रोल यू, और उसके बाद फिर आइटम डॉट आईडी, ठीक है। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे करेंगे, ठीक है, डिलीट वाले में कंट्रोल के कंट्रोल यू, और उसके बाद प्राइमरी की जगह यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, आईडी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो साथ आईडी लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, एडिट का जो भी टेम्पलेट होगा वो उसके अंदर जाएगा, और साथ आईडी भी लेके जाएगा, ठीक है। कौन सी आईडी, जिसके आगे मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया था, मतलब जिस रो के ऊपर मैंने एडिट पे क्लिक किया था। सेम इसी तरह डिटेल्स के लिए और सेम इसी तरह डिलीट के लिए, ठीक है। तो ये वाला काम करना है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें एडिशन का काम करना है। एडिशन मतलब इंसर्शन का काम करना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो हम चलते हैं अपने एम्प्लॉय डेटा एक्सेस लेयर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं ऐड मतलब डेटा इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, एक मेथड बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं जहाँ पे इसका ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ। रिटर्न टाइप में यहाँ पे यूज कर लूंगा वॉइड, और उसके बाद यहाँ पे मैं इस मेथड का नाम रखता हूँ ऐड एम्प्लॉय, ठीक है, ऐड एम्प्लॉय। और यहाँ पे आके इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे, और देखो ये जो मेथड है, ये हमारे पास ये जो एम्प्लॉय है, ठीक है, इसका एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, एम्प्लॉयज EMP, मतलब जो भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पे आके इंसर्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद यूजिंग कमांड हम यूज करेंगे SQL कनेक्शन के लिए, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसके अंदर ना मैं कुछ डेटा कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो ये आपको SQL कनेक्शन नजर आ रहा होगा ना, ये वाली लाइन, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको कॉपी करता हूँ और यूजिंग के अंदर यहाँ पे इस तरह से पास कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास 2 लाइंस हैं, ठीक है, ये वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक SQL कमांड और दूसरा कमांड टाइप, इसको यूजिंग के अंदर इस ब्लॉक के अंदर पेस्ट करते हैं। और भाई देखो अब मुझे डेटा इंसर्ट करना है ना, ऐड करना है, तो उसके लिए हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये SP ऐड एम्प्लॉय, इसके अंदर आप देख लो कि कौन सा काम हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास इंसर्ट वाला काम हो रहा है, देख रहे हो। तो इसी स्टोर प्रोसीजर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे पास करूंगा जहाँ पे SP गेट ऑल एम्प्लॉय लिखा हुआ है। तो देखो SP ऐड एम्प्लॉय आ गया, और देखो यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये जो कमांड है ये बेसिकली हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद भाई देखो ये जो हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर है, इसके अंदर हमारे पास देखो 5 पैरामीटर्स हैं, देख रहे हो। ये 5 पैरामीटर्स हैं, इनको वैल्यू कहाँ से मिलेगी वो भी हमें डिफाइन करना है। देखो इसके अंदर आईडी का पैरामीटर नहीं है, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इंक्रीमेंट होकर इंसर्ट होती जाएगी, ठीक है। हमें जस्ट ये 5 जो पैरामीटर्स हैं इसकी वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। किस तरह से, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहला हमारा पैरामीटर है वो कौन सा है, नेम, ठीक है। और नेम पैरामीटर को वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे देखो ये जो मैंने पैरामीटर बनाया ना यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ EMP डॉट नेम, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, जितने भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर के, उन सबको मैं इस तरह से वैल्यू पास कर देता हूँ, ठीक है। फिर नेम के बाद हमारे पास है जेंडर, ठीक है, जेंडर के बाद है हमारे पास एज, ठीक है, एज के बाद है हमारे पास डेजिग्नेशन, और लास्ट में है हमारे पास सिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम सिटी पास कर देते हैं। और अब इनका डेटा कहाँ से आएगा, देखो EMP डॉट जेंडर, ठीक है, और फिर उसके बाद EMP डॉट एज, और फिर उसके बाद EMP डॉट डेजिग्नेशन, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास EMP डॉट सिटी, ठीक हो गया, सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कनेक्शन यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है, कनेक्शन ओपन। और कनेक्शन ओपन करने के बाद
ये जो CM को एग्जीक्यूट, मैंने आपको जब भी हम इनसे डिलीट कर तो हम यही मेथड यूज कर में एग्जीक्यूट। भाई देखो क्लोज करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजिंग जब भी हम यूज करते हैं तो ये आपका जो कनेक्शन होते हैं वो उनको ऑटोमेटिक क्लोज कर देता है। ठीक है, ठीक है। तो ये मेथड मैंने बना लिया ऐड एम्प्लॉय। अब इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे, अपने इस कंट्रोलर में, कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। ठीक है, देखो मैं कंट्रोलर में आ गया हूँ और यहाँ पे अब मैं क्रिएट के लिए क्या करूँगा, एक एक्शन मेथड बनाऊंगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखो, इसका मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ क्रिएट। क्रिएट मतलब इंसर्ट। ठीक है, और इसके अंदर ये जो लाइन है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये जो रिटर्न व्यू है इसके अंदर से भी ये EMPS हटा देते हैं। और अब ये जो क्रिएट है इसका व्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक करते हैं क्रिएट मेथड के ऊपर, ऐड व्यू पे चलते हैं, यहाँ से रेजर व्यू सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखो व्यू का नाम होगा क्रिएट और यहाँ पे हम टेम्पलेट यूज करेंगे क्रिएट वाली, और जो मॉडल क्लास है जिसके साथ हम इसको बाइंड करेंगे वो है ये वाली एम्प्लॉयज। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी ये क्रिएट की टेम्पलेट रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो अगर एप्लीकेशन को रन करता हूँ इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आके रन करते हैं तो ये देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। और अब अगर मैं क्रिएट न्यू के लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो मैं कहाँ पे चला गया, होम/क्रिएट मतलब होम कंट्रोलर के क्रिएट एक्शन मेथड पे चला गया। और ये देखो ये क्रिएट का व्यू आपको नजर आ रहा है। और भाई एक चीज नोटिस करो, क्रिएट में हमें यहाँ पे आईडी भी शो हो रहा है। हमें आईडी यहाँ पे नहीं चाहिए, मतलब आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि आईडी क्या होगी, आईडी हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट होगी। तो ये जो आईडी वाला सेक्शन है ना इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, एक तो ये चीज, और दूसरा जब मैं इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर लूंगा, नेम जेंडर एज वगैरह दे दूंगा, और जब क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्रिएट का एक अलग से एक्शन मेथड चलेगा। ठीक है, कौन सा मेथड, जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ काम करेगा। ठीक है, और उसी के अंदर हम क्या करेंगे, वो जो मैंने अपनी डेटा एक्सेस लेयर के अंदर वो जो ऐड एम्प्लॉय वाला मेथड बनाया ना उसी को कॉल करेंगे और फिर वो क्या करेगा, हमें डेटा इंसर्ट करके देगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, स्टॉप करते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, क्रिएट वाले व्यू के अंदर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। तो ये देखो ये जो आपको एक डिव नजर आ रहा होगा फॉर्म ग्रुप, ये पूरा का पूरा आईडी के लिए है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल C करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, तो अब ये हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आ जाओ अपने कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इसी क्रिएट को यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मैं दो एनोटेशन लगाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा HTTP पोस्ट, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ काम करेगा, और ये जो ऊपर वाला है ये गेट रिक्वेस्ट के साथ काम करेगा। मतलब जब हम क्रिएट न्यू वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला एक्शन मेथड चलेगा, और जब हम वो जो इंसर्ट वाला फॉर्म था क्रिएट वाला उसके अंदर डेटा दे के सबमिट करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला एक्शन मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो HTTP पोस्ट के बाद यहाँ पे मैं इसको देता हूँ। यहाँ पे देखो देखो हमारे पास यहाँ पे एक एनोटेशन है जिसका क्या नाम है, वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन। ये हम क्यों यूज करते हैं भाई, देखो अपनी फॉर्म सबमिशन को सिक्योर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ फॉर्जरी अटैक्स होते हैं, उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। कौन से फॉर्जरी अटैक्स, क्रॉस साइट। ठीक है, कि भाई अगर किसी डिफरेंट वेबसाइट से कोई हमारा फॉर्म एक्सेस करके उसको सबमिट करने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे क्या होना चाहिए, इसको प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, एक टोकन जनरेट करता है जिसकी मदद से वो क्या करता है, ये सारा काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले इस ये जो आपके पास एनोटेशन है जिसका क्या नाम है, वैलिडेट एंट्री फॉर्जरी टोकन, इसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको पहले भी इसको कवर करवाया हुआ है, तो वहां से आप जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैं जब भी सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला एक्शन मेथड चलेगा। तो यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ, देखो एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ये इसका ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने यहाँ पे। इसका मतलब जब मैं डेटा सबमिट करूंगा तो वो जितना भी डेटा है फॉर्म का डेटा वो यहाँ पे आके स्टोर होगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर EMP के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि एक्सेप्शन भी आ सकती है। ट्राई कैच ब्लॉक हम यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट करते हैं, और ये वाला जो रिटर्न व्यू है ना इसको मैं यहाँ से उठा के कैच के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं कोडिंग क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास डेटा एक्सेस लेयर का ऑब्जेक्ट था, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, DAL, इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ DAL डॉट, और इसके अंदर मैं यूज करूंगा यहाँ पे जो हमारा ऐड एम्प्लॉय वाला मेथड था ना, मैं इसको यूज करूंगा, और इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ये EMP वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ठीक है, मतलब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, डेटा आएगा यहाँ पे, और यहाँ से ये जो हमारा EMP ऑब्जेक्ट है ये मैं कहाँ पे पास कर रहा हूँ, अपने ऐड एम्प्लॉय के मेथड को।
ठीक है। ये कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे देखो हमारी डेटा एक्सेस लेयर में, ठीक है। मतलब वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और वही डेटा यहाँ पे देखो उसके अंदर से मैं प्रॉपर्टीज को एक्सेस करके इन पैरामीटर्स के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। कौन से पैरामीटर, ये जो हमारे स्टोर प्रोसीजर के पैरामीटर्स हैं इसके अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूँ। और ये जो स्टोर प्रोसीजर है ये क्या करेगा, हमारे टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर देगा, ठीक है। सही है, तो अब यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे अब मैं इसको कहता हूँ कि जैसे ही ये डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा तो आप क्या करो, रिटर्न, मतलब इसको रिडायरेक्ट कर दो कहाँ पे, वो जो हमारा इंडेक्स का व्यू था ना वहाँ पे रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। रीडायरेक्ट टू एक्शन, इसके अंदर मैं अपना एक्शन मेथड पास कर देता हूँ, कौन सा, इंडेक्स। आप चाहो तो यहाँ पे कॉमा लगा के उसका कंट्रोलर भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो यही वाला व्यू, क्रिएट वाला व्यू हमें नजर आ जाएगा। लेकिन अगर ट्राई कैच, मतलब ये ट्राई वाला ब्लॉक चलता है तो डेटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा और इंसर्ट होने के बाद वो कहाँ हमें रिडायरेक्ट कर देगा, इंडेक्स व्यू में, जहाँ पे वो जो हमारा लेटेस्ट इंसर्टेड डेटा है वो हमें इंडेक्स के व्यू में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि डेटा इंसर्ट होता है या नहीं होता, ठीक है। देखो एप्लीकेशन रन हो चुकी है और यहाँ पे मैं चलता हूँ क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखो क्रिएट का हमारे पास फॉर्म आ गया और अब देखो यहाँ पे आईडी शो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर क्रिएट पे क्लिक करोगे तो मैंने रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट लगाए थे ना, तो यहाँ पे हर जगह रिक्वायर्ड के एरर मैसेजेस आएंगे, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर डेटा पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, कहता हूँ जॉन, जॉन पास करता हूँ, जेंडर मेल है, एज हम कर देते हैं 29 और ये है फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर, सिटी हम यहाँ पे क्या देते हैं, फॉर एग्जाम्पल शिकागो, ठीक है। और यहाँ पे आके देखो जैसे क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो HTTP पोस्ट वाला क्रिएट एक्शन मेथड चलेगा, ठीक है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखो जैसे क्रिएट पे क्लिक किया तो देखो ये रिडायरेक्ट करके कहाँ पे ले आया है, इंडेक्स के व्यू में। और ये देखो जॉन का डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से हमारा ये इंसर्ट फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पे एडिट की, डिटेल्स की और डिलीट की, ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एडिट की, ठीक है। तो भाई देखो अगर मैं किसी भी रो के आगे एडिट के ऊपर माउस लेके जाता हूँ, ठीक है, देखो तो यहाँ पे देखो सबसे बॉटम पे, बॉटम लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, देखो होम, होम कंट्रोलर पे लेके जाएगा, एडिट के एक्शन मेथड पे लेके जाएगा और देखो आईडी क्या लेके जा रहा है, 3, क्योंकि मेरा माउस इस वक्त कहाँ पर है, ये जो 3 वाली आईडी है, मतलब ये जो जॉन का डेटा है उसके जो एडिट बटन है उसके ऊपर मेरा इस वक्त माउस है। और अगर देखो मैं यहाँ पे कुमार के ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखो कुमार की आईडी क्या है, 2, तो नीचे 2 शो करवा रहा है, ठीक है। लेकिन भाई देखो अभी अगर मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमने अभी इसका व्यू नहीं बनाया हुआ, ठीक है, देख रहे हो। तो ये हमें अभी क्या करना है, इसका एक्शन मेथड भी बनाना है और व्यू भी बनाना है, ठीक है। तो उससे पहले हमें यहाँ पे डेटा एक्सेस लेयर के अंदर कुछ काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, गेट ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है, इसी तरह का मुझे मेथड बनाना है। लेकिन भाई देखो ये तो सारे एम्प्लॉयज का डेटा हमें गेट करके दे रहा है ना, लेकिन अब मुझे क्या करना है, किसी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डेटा गेट करना है, उसकी आईडी को मद्देनजर रखते हुए, मतलब उसके आईडी के थ्रू हमें किसी भी एम्प्लॉय का स्पेसिफिक डेटा गेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, यही वाला मेथड है ना, गेट ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है। इसी के नीचे मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है, और उसकी रिटर्न टाइप मैं यहाँ पे रख देता हूँ यही जो एम्प्लॉयज मॉडल क्लास है, ठीक है। और इसका मैं नाम यहाँ पे कह देता हूँ गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ठीक है, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। और ये हमारे पास एक आईडी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, सही है, एज अ पैरामीटर। और इसको जो इंटीजर है इसको हम नलेबल बना देते हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमें उसी तरह से यूजिंग का यूज़ करना है, ठीक है। यूजिंग हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से यूजिंग का ब्लॉक आ गया, इसके अंदर SQL कनेक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये जो SQL कनेक्शन है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे आके यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो देखो इस यूजिंग से पहले यहाँ पे ना मैं एम्प्लॉयज़ का एक ऑब्जेक्ट भी बना लूँगा, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट मैंने क्यों बनाया, क्योंकि भाई देखो ये मेथड क्या करेगा, हमें एक स्पेसिफिक की जो मतलब स्पेसिफिक आईडी से जो भी एम्प्लॉय होगा तो हमें उस एम्प्लॉय को गेट करना है और गेट करने के बाद इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में पास करना है। इसका मतलब जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा फॉर एग्जांपल, तो एडिट मैंने कौन सी रो पे क्लिक किया, फॉर एग्जांपल 3, तो 3 आईडी यहाँ पे जाएगी, उसका डेटा मैं गेट करूंगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं स्टोर करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप डेटा भी हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो 2 लाइन्स है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, नीचे आके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। और भाई देखो अब गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, इसके लिए मेरे पास कोई स्टोर प्रोसीजर नहीं था, तो मैं उसकी क्वेरी यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। क्या क्वेरी होगी, यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, वेयर वेयर आईडी, आईडी उसको कहाँ से मिलेगी, इस पैरामीटर से,
पैरामीटर कौन सा होगा, ये आईडी वाला। और अब देखो ये क्या है, ये क्वेरी है ना, मतलब टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैं इसकी कमांड टाइप के अंदर क्या पास कर दूंगा, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ये टेक्स्ट। ठीक हो गया। और अब देखो ये जो पैरामीटर है इसको हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, और इसके अंदर ये वाला जो पैरामीटर है कौन सा, @id वाला, इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, देखो ये वाला जो मैंने पैरामीटर बनाया ना id, ये मैं पास करूंगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब इस पैरामीटर को वैल्यू मिलेगी यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आके हम अपना कनेक्शन ओपन करेंगे। ठीक है, कनेक्शन को ओपन किया और क्यूरी को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे देखो यही जो लाइन है, ठीक है, एसक्यूएल डेटा रीडर वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे आके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको पेस्ट करते हैं, ये एग्जीक्यूट हो गया। और अब देखो अब हम यहाँ पे ये वाइल लूप भी यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो पूरा का पूरा वाइल लूप है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इस तरह से इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब देखो ये वाला जो एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्ट है ये मैंने ऊपर बनाया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है EMP लिस्ट वाली, इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि अब इस केस में हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अब कॉन्सेप्ट समझना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो मैंने यहाँ पे क्यूरी एग्जीक्यूट की, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर ID इज इक्वल टू ID, मतलब ये वाला जो हमारा टेबल है कौन सा, एम्प्लॉयज़ वाला। ठीक है, इसके अंदर से मैं अब ID के थ्रू क्या कर रहा हूँ, डेटा गेट कर रहा हूँ। सही है, तो डेटा गेट करने के बाद यहाँ पे देखो ID को मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ कि भाई इसको यहाँ से मिलेगी वो पैरामीटर। ठीक है, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और ये जो हमारे पास रीडर हमें जो भी डेटा देगा, ये सारा डेटा यहाँ पे देखो मैं इन ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो हमने ऊपर बनाया ना, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे मैं इस तरह से क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वाइल लूप के बाद मतलब यहाँ पे मैं इसको क्या करवा दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा। बल्कि ये जो हमारे पास यूजिंग का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है ना, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे इस तरह से रिटर्न करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये यूजिंग का है सेकंड लास्ट, और यहाँ पे आके अब मैं रिटर्न करवा दूंगा EMP, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो मेथड था इसकी रिटर्न टाइप क्या थी, एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इसका मतलब इसी टाइप का ऑब्जेक्ट हमें क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है। तो जैसे रिटर्न करवाओगे इसके नीचे जो एरर आ रहा था वो चला जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो ये वाला जो मेथड है ना, गेट एम्प्लॉयज़ बाय ID, ये हमें एक सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न करके देगा एम्प्लॉय का, उसकी ID को देखकर। और यहाँ पे ये वाला जो मेथड था गेट ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है, ये हमें सारा डेटा गेट करके देगा, मतलब सारे एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है। तो अब इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ये जो होम कंट्रोलर है इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ, एक एडिट के लिए क्या करता हूँ, एक एक्शन मेथड यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, प्राइवेसी के ऊपर यहाँ पे मैं एडिट के लिए यहाँ पे ये बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके एडिट। ठीक है, तो एडिट का मुझे यहाँ पे व्यू क्रिएट करना है, क्योंकि जब हम एडिट के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, मतलब वो जो इंडेक्स के अंदर हमारे पास सारी रोज शो हो रही हैं, उसके आगे जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एडिट का एक व्यू शो होना चाहिए, मतलब एक फॉर्म शो होगा और उसके अंदर जिस डेटा को हमें एडिट करना है उसका सारा रिकॉर्ड उस फॉर्म के अंदर पहले से शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके एडिट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू पे चलते हैं, रेजर व्यू पे चलते हैं। ठीक है, व्यू का नाम होगा एडिट, और यहाँ पे टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे एडिट, और जो मॉडल क्लास होगी जिसके साथ बाइंड करवाना है वो है हमारे पास ये एम्प्लॉयज़। ठीक है, ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारा ये एडिट का ये जो टेम्पलेट है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और अब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो जॉन का डेटा है इसके आगे एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास डेटा यहाँ पे हमें रिसीव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई हमने डेटा पास ही नहीं किया। ठीक है, पास करने के लिए क्या करना था, यहाँ पे देखो ये जो मैंने अभी ये मेथड बनाया ना, गेट एम्प्लॉयज़ बाय ID, इसको हमें यूज़ करना है। किस तरह से यूज़ करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक पैरामीटर बनाता हूँ इंटीजर ID। इसका मतलब जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा ना तो उसकी जो भी ID होगी वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करता हूँ। ठीक है, कौन सा, डेल डेटा एक्सेस लेयर, और डॉट लगा के यहाँ पे देखो मैं मेथड यूज़ करूँगा गेट एम्प्लॉयज़ बाय ID, और यही जो ID मैं यहाँ से रिसीव कर रहा हूँ उसको मैं पास कर दूंगा अपने इस मेथड को। ठीक है, तो ये जो ID है कहाँ चली जाएगी, ये ID यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और इसी ID की मदद से, ठीक है, देखो इसी ID की मदद से क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, और इस ID का जो भी डेटा था वो हमारे पास इस EMP ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा, और यहाँ पे हमें ये EMP ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न होने के बाद यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, इसको एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मैं गेट कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, एम्प्लॉयज़ EMP इस तरह से, एम्प्लॉयज़ का E कैपिटल हमें करना है क्योंकि एक क्लास है। ठीक है, मतलब जो भी स्पेसिफिक डेटा है उसको मैं कहाँ पे गेट कर रहा हूँ, इस EMP ऑब्जेक्ट के अंदर, और अब ये EMP मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है, जब मैं EMP इस व्यू को पास करूंगा तभी हमें एडिट के व्यू के अंदर वो डेटा नजर आएगा जिसको हम एडिट करना चाह रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आके इस एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और अब दोबारा यहाँ पे देखो एडिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखो जैसे ही एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो जॉन का सारा डेटा एडिट के फॉर्म में आ रहा है। मतलब जो भी हमें यहाँ पे अपडेशन परफॉर्म करनी है वो डेटा अपडेट करके जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो डेटा क्या होगा, हमारा अपडेट हो जाएगा। लेकिन भाई एक चीज देखो, अभी आईडी भी हम अपडेट कर सकते हैं। देख रहे हो, मैं आईडी हटा के यहाँ पे 5 डाल दूं, ठीक है, तो आईडी का ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये अपडेटेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स को रीड ओनली बनाएंगे। किस तरह से रीड ओनली बनाएंगे, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं अपने एडिट के व्यू के अंदर और यहाँ पे देखो ये जो आपको नजर आ रहा होगा डिव किसका, आईडी वाला, इसके अंदर देखो ये जो है इनपुट ASP4, इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, रीड ओनली। हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हमारे टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर देगा, रीड ओनली बना देगा। इसका मतलब उसका डेटा आप सिर्फ रीड तो कर सकते हो, उसके अंदर एडिट या चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और अब मैं आदिल का ये जो एडिट का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। एडिट पे चलते हैं तो ये देखो टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये देखो ये जो आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स है ये एक तरह से डिसेबल हुआ है क्योंकि ये रीड ओनली है। मतलब आप कीबोर्ड से टाइप करते रहो, आप इसके अंदर डेटा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने लाजमी इंप्लीमेंट करनी है। और अब क्या करना है, जैसे ही मैं डेटा अपडेट करके सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, वो डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अपनी डेटा एक्सेस लेयर के अंदर अपडेट के लिए क्या बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को हम स्टॉप करते हैं और चलते हैं अपने एम्प्लॉय डेटा एक्सेस लेयर पे। और यहाँ पे देखो वो जो हमने ऐड वाला काम किया था ना, ठीक है, ऐड वाला जो हमने मेथड बनाया था उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये वाला पूरा मेथड मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आके ठीक है ये मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ और इसी के नीचे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो इस मेथड का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है, ये ऐड एम्प्लॉय और उसी के नीचे यहाँ पे मैं इसको क्या देता हूँ, अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय के अंदर भी क्या होगा, ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्ट टाइप का। और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ और ये देखो ये जो हमारे पास SP ऐड एम्प्लॉय है ना, इसकी जगह क्या आएगा, जो हमारा अपडेट वाला वो जो था ना, अपडेट वाला ये जो स्टोर प्रोसीजर था, इसका नाम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पास करता हूँ। और अब देखो ये जो अपडेट एम्प्लॉय है ये आईडी के थ्रू अपडेट करेगा ना। यहाँ पे देखो ये वाली क्यूरी देख लो, इसके अंदर बस आईडी हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, मतलब ये सारे पैरामीटर भी स्पेसिफाई करने हैं और आईडी भी स्पेसिफाई करनी है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ आईडी मिसिंग है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको सबसे टॉप पे रखते हैं और यहाँ पे कहता हूँ इसके अंदर आईडी पैरामीटर है। किसके अंदर, ये जो हमारा स्टोर प्रोसीजर है SP अपडेट एम्प्लॉय, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ जो EMP के अंदर जो आईडी होगी ना, ठीक है, वो आप इस पैरामीटर के अंदर सेट करवा दोगे। क्योंकि भाई देखो मैंने क्या बताया था, जब आप अपडेट करते हो या डिलीट करते हो तो वो किसी आईडी के ऊपर होता है। ठीक है, मतलब किसी आईडी की मदद से अपडेट होता है या डिलीट होता है। तो इसलिए जब भी आप अपडेट वाला काम करोगे और डिलीट वाला काम करोगे उसके अंदर ये आईडी वाला पैरामीटर लाजमी स्पेसिफाई करना है। क्योंकि जितने भी पैरामीटर्स हैं आपको नजर आ रहा होगा, आईडी, नेम, जेंडर, एज, ये सारे यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, देखो ये नजर आ रहे हैं आपको, तभी इनको वैल्यू देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही है, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी के मेथड की मदद से। तो मतलब ये वाला मेथड अब हमारे पास रेडी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलते हैं होम कंट्रोलर में और यहाँ पे मैं एडिट के लिए अब क्या करूँगा, एडिट के लिए मैं यहाँ पे एक एक्शन मेथड बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखो मैं ये वाला मेथड पूरा का पूरा कॉपी करता हूँ, कौन सा, क्रिएट वाला। सही है, यहाँ से आके इसको कॉपी करते हैं और ये जो एडिट है इसके नीचे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसका अब नाम चेंज कर दूंगा एडिट। मतलब वो जो सेव का बटन था ना हमारे अपडेट वाले फॉर्म के अंदर, जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगी और ये वाला एक्शन मेथड क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, और वो जितना भी डेटा है जो हमारा अपडेट फॉर्म का डेटा होगा वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं मेथड कौन सा कॉल करूँगा, ये जो मैंने अभी बनाया जिसका नाम क्या है, अपडेट एम्प्लॉय। और उसके अंदर मैं यहाँ पे ये EMP ये जो ऑब्जेक्ट है जो हमारा अपडेट फॉर्म से आ रहा है वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और जैसे ही हमारा डेटा अपडेट होगा तो ये दोबारा हमें रिटर्न मतलब रीडायरेक्ट कहाँ पे कर देगा, इंडेक्स के व्यू में, जहाँ पे हमारा अपडेटेड डेटा हमें शो हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो मैंने ट्राई कैच रखा है, इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन आती है तो कैच ब्लॉक चलेगा और हमें यही हमारा अपडेट वाला जो व्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेटा आ गया हमारे पास और अब मैं कुमार का डेटा यहाँ पे आके एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है,
तो ये देखो कुमार का डेटा यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कुछ डेटा चेंज करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एज यहाँ पे कर देता हूँ कुमार की 28। डेजिग्नेशन के अंदर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ चीफ अकाउंटेंट, ठीक है। चीफ अकाउंटेंट यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है। और सिटी सेम रहने देते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे एज और डेजिग्नेशन, चलो सिटी भी चेंज कर लेते हैं। सिटी में यहाँ पे कह देता हूँ लखनऊ, ठीक है। लखनऊ। यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो रिजल्ट देखना है इसका। तो ये देखो कुमार की एज चेंज हो गई, डेजिग्नेशन चेंज हो गया चीफ अकाउंटेंट, और देखो सिटी भी क्या हो गई, लखनऊ। मतलब हमारी अपडेट फंक्शनैलिटी बिल्कुल 100% सही तरह काम कर रही है, ठीक है। सही, तो अब काम करते हैं, सही, तो अब काम करते हैं डिटेल्स के लिंक के ऊपर। भाई देखो मैं डिटेल्स के ऊपर माउस लेके जाता हूँ, तो देखो ये भी आपको दिखाएगा कि भाई ये डिटेल्स के जो लेआउट पेज पे लेके जाएगा, वहां पे भी एक आईडी लेके जाएगा। तो देखो अगर मैं डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूं तो अभी डिटेल्स का व्यू मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखो कुछ भी मैसेज शो नहीं होगा। लेकिन आप ऊपर देखो ये क्या कर रहा है, होम कंट्रोलर के डिटेल्स एक्शन मेथड के पास जा रहा है और आईडी लेके जा रहा है, ठीक है। और उसी आईडी के थ्रू हमारा डिटेल्स पेज में डेटा डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूँ और देखो अपने कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे देखो ये जो एडिट है ना, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये वाला जो व्यू था जो कि एक स्पेसिफिक आईडी से हम डेटा गेट कर रहे थे, ठीक है। तो इसको मैं नीचे आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अब देखो मैं इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ डिटेल्स। डिटेल्स इसका नाम रखता हूँ। बाकी जो डेटा है ना वो आपने इसके अंदर एज इट इज़ रखना है, सेम रखना है, कोई चेंज नहीं करना। सिर्फ डिटेल्स का हम क्या करेंगे, एक सेपरेट व्यू बनाएंगे। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ऐड व्यू पे आ जाओ, रेजर व्यू पे चलते हैं। यहाँ पे देखो व्यू का नाम होगा डिटेल्स, ठीक है। इसका टेम्पलेट होगा यहाँ पे ये डिटेल्स वाला, और इसकी जो मॉडल क्लास होगी वो ये होगी एम्प्लॉयज़ वाली। इसको सिलेक्ट करते हैं, ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो डिटेल्स का पेज हमारे पास क्रिएट हो चुका है। तो इसका मैं रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और जो जॉन का डेटा है इसके आगे मैं डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप डिटेल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये आपको डिटेल्स का पेज शो हो रहा है और टॉप पे देखो आईडी क्या लेके गया था 3। तो यहाँ पे 3 आईडी का डेटा जिसके ऊपर क्या था जॉन, उसका डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और भाई यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ से एडिट के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना, मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये एडिट पे तो जा रहा है लेकिन यहाँ से डेटा आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है एडिट में। क्यों? क्योंकि उसकी एक वजह है। यहाँ पे आओ, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, हम डिटेल्स के व्यू में चलते हैं, ठीक है। डिटेल्स के व्यू में चलते हैं और यहाँ पे ये जो एडिट वाला लिंक है ना, इसको जरा आप नोट करना। ये देखो ये जो एडिट वाला लिंक है इसके अंदर जो आईडी है देखो वो कमेंट हुई हुई है, ठीक है। इसलिए डेटा सही शो नहीं हो रहा। तो कंट्रोल के कंट्रोल यू करते हैं और जिस तरह हमने पहले किया था ना, प्राइमरी की हटा के इसकी जगह जो हमारी मॉडल क्लास की जो आईडी है वो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी इस तरह से पास करनी है, ठीक है। तो आप देखो मैं दोबारा यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो एप्लीकेशन रन हो चुकी है और अब दोबारा मैं ये जो जॉन का डेटा इसके आगे डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखो डिटेल्स शो हो रही हैं और यहाँ पे जो एडिट का लिंक है देखो, अब अगर मैं एडिट के लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखना, अब देखो बिल्कुल सही तरह से डेटा आ रहा है क्योंकि हमारे पास वो जो एडिट के लिंक के अंदर जो आईडी स्पेसिफाई होती है ना, जो डेटा लेके जाती है एक स्पेसिफिक आईडी का, वो आईडी यहाँ पे कमेंट आउट थी तो उसको मैंने अनकमेंट करके आईडी स्पेसिफाई कर दी उसकी प्रॉपर्टी। तो देखो अब बिल्कुल सही तरह से डेटा यहाँ पे आ रहा है। बैक टू लिस्ट करोगे तो ये आपको इंडेक्स के व्यू में यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट हमारे पास रह गया और वो क्या है, डिलीट, ठीक है। तो देखो जब आप डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो देखो यूआरएल में ये हमें कहाँ लेके जा रहा है, होम कंट्रोलर के डिलीट एक्शन मेथड पे और साथ उसकी आईडी लेके जा रहा है। मतलब जब आप डिलीट पे क्लिक करते हो ना तो डिलीट का एक टेम्पलेट आपको शो होता है जिसमें सारा डेटा आपको शो हो रहा होता है और वहां पे एक डिलीट का बटन होता है। जब आप उस डिलीट के बटन पे क्लिक करोगे तब आपका डेटा डिलीट होगा, ठीक है। मतलब लिंक पे क्लिक करने से डेटा डिलीट नहीं होगा। जब आप डिलीट के व्यू में आओगे वहां पे जो आपको डिलीट का बटन मिलेगा, जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तब आपका डेटा क्या होगा, डिलीट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आके एप्लीकेशन को मैं स्टॉप करता हूँ। सबसे पहले डिलीट के लिए हम यहाँ पे वो जो डेटा एक्सेस लेयर है उसका मेथड बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास मेथड है अपडेट एम्प्लॉय, इसके बाद यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ पब्लिक वॉइड और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ डिलीट एम्प्लॉय, ठीक है। डिलीट एम्प्लॉय, यहाँ पे आके इसकी बॉडी आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो डिलीट एम्प्लॉय है इसके पैरामीटर के अंदर यहाँ पे हम एक पैरामीटर बना देंगे, ठीक है। और वो होगा हमारे पास यहाँ पे आईडी, ठीक है। इसको मैंने नलेबल भी बना दिया तभी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। सही है। और अब इसके अंदर उसी तरह से हम यूजिंग वाला काम करेंगे सबसे पहले, ठीक है। यूजिंग, और इसके अंदर आ जाएगा आपके पास एसक्यूएल कनेक्शन, उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एसक्यूएल कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है। नीचे आके यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम ये 2 लाइंस यहाँ से कॉपी करते हैं, बल्कि 3 लाइंस यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ आके नीचे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और अब देखो
हमारे पास वो जो एम्प्लॉय को डिलीट करने के लिए जो स्टोर्ड प्रोसीजर था वो भी हमारे पास मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देखो आपको नजर आ रहा है SP डिलीट एम्प्लॉय, ठीक है। इसकी क्वेरी भी देख लो, सिंपल सी क्वेरी है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ID इज इक्वल टू, जो इस पैरामीटर से हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं SP अपडेट एम्प्लॉय की जगह मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ SP डिलीट एम्प्लॉय, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये जो पैरामीटर है ना ID वाला, जो इस स्टोर प्रोसीजर का पैरामीटर है, इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। ये जो मेरा पैरामीटर है ना, तो यहाँ से मैं ये हटाता हूँ emp.id और इसकी जगह मैं क्या पास कर देता हूँ ID। और उसके बाद यहाँ पे हम अपना कनेक्शन ओपन करेंगे, कनेक्शन ओपन करेंगे, ये ओपन हो गया। और उसके बाद ये जो CMD है इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी वाला मेथड यूज करके, ठीक है। तो देखो सिंपल सा यहाँ पे डिलीट का मेथड था, ठीक है, हमने बनाया, इसमें हमने अपना स्टोर प्रोसीजर कॉल किया और जो ID पैरामीटर था उसको हमने वैल्यू प्रोवाइड की और फिर इस क्यूरी को, इस CMD को हमने क्या कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मेथड को हम यहाँ से क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जो डिटेल्स वाला था ना, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे आके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके इसका मैं नाम रख दूंगा डिलीट, क्योंकि भाई देखो जब हम डिलीट के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये वाला एक्शन मेथड हमारे पास चलेगा और जो भी स्पेसिफिक ID होगी उससे वो डेटा गेट करेगा जो हमें डिलीट करना है और वो अपने व्यू को पास कर देगा, ठीक है। तो अब इस डिलीट का व्यू हमें क्रिएट करना है, तो डिलीट के ऊपर राइट क्लिक करो, ऐड व्यू पे आ जाओ, रेजर व्यू पे आ जाओ, ठीक है। व्यू का नाम है डिलीट और यहाँ पे जो टेम्पलेट हम यूज करेंगे वो होगी डिलीट। और उसके बाद यहाँ पे देखो मॉडल क्लास के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ये एम्प्लॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको ऐड करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा ये डिलीट का व्यू क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसका मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और अब यहाँ पे देखो ये जो आदिल का डेटा है इसके आगे मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे, देखो ये आपको कहाँ पे ले गया, डिलीट के एक व्यू पे चला गया, ठीक है। मतलब आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है, मतलब अगर आप बैक टू लिस्ट करोगे तो डेटा डिलीट नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे डिलीट पे जाओगे लिंक के ऊपर और इस डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करोगे ना, उसके बाद आपका डेटा परमानेंटली डेटाबेस से डिलीट होगा। लेकिन अभी देखो जब आप डिलीट के बटन पे क्लिक करोगे ना, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, वो जो HTTP पोस्ट वर्जन होगा ना किसका, डिलीट मेथड का, वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे देखो ये वाला जो था अपडेट का, ठीक है, पूरा का पूरा मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक और इसको डिलीट के नीचे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपने इस मेथड का नाम क्या रखना है, डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे एम्प्लॉयज EMP नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा, ID, ठीक है। यहाँ पे ID मतलब जब भी आप डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे ना तो उसकी ID यहाँ पे आएगी और यहाँ से वो ID मैं कहाँ पास कर दूंगा, यहाँ पे देखो ये जो मेथड था ना इसके अंदर जिसका मैंने नाम क्या रखा था, डिलीट एम्प्लॉय, ठीक है। और उसके अंदर मैं ये वाली ID यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे ये ID पास करूंगा तो ये ID डिलीट एम्प्लॉय के पास जाएगी, मतलब इस मेथड के पास जाएगी, सही है। मतलब यहाँ पे ID चली जाएगी और उस ID की मदद से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, ये डेटा क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। मतलब जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो वो इस ID की मदद से क्या करेगा, हमारा स्पेसिफिक डेटा डिलीट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो अभी आपके पास डिलीट के नीचे एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ID यहाँ पे हमें इस तरह से पास नहीं करनी, बल्कि यहाँ पे देखो ये जो था ना हमारे पास इंट ID, इसकी जगह हमें यहाँ पे वही एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हम इस EMP के अंदर से क्या लेंगे, ID लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं ID हटाता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ EMP.id, सही है, इस तरह से। मतलब देखो जब हम डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो वो जितना भी डेटा है वो इस ऑब्जेक्ट में आके स्टोर होगा, कौन सा, जिस एम्प्लॉय का डेटा हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो सारा डेटा यहाँ पे आके मैप हो जाएगा और फिर उसकी ID हम कहाँ भेज रहे हैं, डिलीट एम्प्लॉय वाले मेथड के अंदर, मतलब यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी ID, ठीक है। और फिर उस ID की मदद से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेटा डिलीट करवाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला काम यहाँ पे हो रहा है, सही है। और यहाँ पे देखो इसके अंदर भी ट्राई कैच ब्लॉक है, मतलब अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है ट्राई ब्लॉक के अंदर तो कैच चलेगा और कैच क्या करेगा, हमें डिलीट वाला व्यू क्या कर देगा, रिटर्न करके दे देगा। और जब डेटा डिलीट नहीं होगा तो आप समझ जाओ, मतलब जब डिलीट का व्यू शो होगा तो समझ जाओ कि डेटा हमारा डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि अब सारे ऑपरेशन सही तरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आके रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन रन हो चुकी है और यहाँ पे आके अब मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, कौन सा, थर्ड रो, ठीक है। इसके आगे डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं
तो ये देखो ये डेटा आपको नजर आ रहा है। अगर बैक टू लिस्ट करूंगा तो डेटा डिलीट नहीं होगा, लेकिन अगर मैं डिलीट पे जाता हूँ और यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो जॉन का डेटा यहाँ से डिलीट हो गया, मतलब डिलीट फंक्शनैलिटी भी बिल्कुल सही तरह से यहाँ पे काम कर रही है। तो अब अगर मैं सारे ऑपरेशंस एक दफ़ा आपको परफॉर्म करके दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है, मतलब डेटा इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जोहान, ठीक है, जेंडर हम कर देते हैं मेल, यहाँ पे मैं कहता हूँ 29, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ऑपरेटर, ठीक है, सिटी हम यहाँ पे कह देते हैं फॉर एग्जांपल कराची, ठीक है, और यहाँ पे आके क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखो जैसे ही क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, देखो जोहान का डेटा इंसर्ट हो गया। और अब अगर मैं एडिट करता हूँ इसका डेटा, एडिट पे चलते हैं और यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ, देखो ऑपरेटर की जगह मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेवलपर, ठीक है, डेवलपर, और यहाँ पे सिटी इसका मैं चेंज करके कह देता हूँ मुल्तान, ठीक है। और यहाँ पे आके आप सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो ये देखो जोहान का डेजिग्नेशन और सिटी चेंज हो गया, मतलब एडिट भी बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। अगर आप डिटेल्स पे जाते हो तो देखो जोहान का बिल्कुल सही तरह से डेटा डिस्प्ले हो रहा है। और अगर मैं बैक टू लिस्ट करता हूँ और अब यहाँ पे अगर मैं डेटा डिलीट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जोहान का डेटा डिलीट करता हूँ, तो जैसे आप डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आके डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो डेटा डिलीट हो गया, मतलब बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से हमने ADO.NET को यूज किया है अपनी ASP.NET Core 6 एप्लीकेशन के अंदर, और जितने भी CRUD ऑपरेशंस थे उनको हमने सक्सेसफुली क्या कर लिया है, इंप्लीमेंट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाली हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।